हेलो दोस्तों। हमारे साथ आज दो फायर ऑफिसर है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिग्विजय सूर्यवंशी है। एज अ फायर ऑफिसर मैं एमनोरा में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा नाम गणेश खड़ेकर है। एज अ फायर ऑफिसर 8 साल से काम कर रहा हूँ इधर में। ओके। अभी एमनोरा का फायर सेफ्टी कैंपिंग हुआ है आज। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आपने अपने करियर में आज तक कितने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, या उन रेस्क्यू ऑपरेशंस को करना ही ना पड़े इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लिए? एक्चुअली एज पर फायर नॉर्म्स जब भी हाई राइज बिल्डिंग जब भी बनता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविजनल एनओसी दिया जाता है उसमें वो पूरा मेंशन रहता है कि हमें कौन कौन सी सिस्टम बिठानी चाहिए इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। हम लोग उसका यूज़ करके वो जो भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सके। उसके हिसाब से एमनोरा टाउनशिप के अंदर जो पूरा जो 9 टाइप का सिस्टम है इंस्टॉल किया गया है, और सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसका जो मेंटेनेंस होता है जो पीरियडिकली यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है। तो इसके कारण एमनोरा में आज तक सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ है जो मेजर इंसिडेंट हुआ है, रिसेंटली हुआ था। इसके अलावा जो फायर इंसिडेंट कभी हुए नहीं। तो जो 9 टाइप की सिस्टम है उसको प्रॉपर अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो इसके कारण जब भी फायर इंसिडेंट ट्रिगर होता है तो हमें तुरंत एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जो फायर डिटेक्शन सिस्टम के द्वारा मिलता है। जैसे ही स्मोक हो जाएगा डिटेक्टर जो है हमने हर फ्लैट में हर रूम में एक डिटेक्टर दिया हुआ है, तो जैसे ही स्मोक हो जाएगा तो डिटेक्टर एक्टिवेट होता है और हमें एक प्री अलार्म मिलता है कि इस टावर में इस फ्लैट में इस रूम का डिटेक्टर ऑन हुआ। तो वहाँ पे जाके हमें वो हम लोग जाके कंफर्म करते हैं वो सच में फायर अलार्म है या कोई कुकिंग कर रहा है या पूजा या और किसी अन्य कारण के कारण वो डिटेक्टर ट्रिगर हुआ है। तो जैसे ही हम लोग कंफर्मेशन मिल जाता है कि कोई पूजा कर रहा है कुकिंग कर रहा है तो हम लोग थोड़ी देर के बाद वो जो डिटेक्टर ट्रिगर हुआ था उसे रिसेट कर देते हैं। अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है उस फ्लैट से तो हम लोग वहाँ पे जाके चेक करते हैं फिजिकली कि एक्चुअल सच में क्या सीनरी है वहाँ पे। तो अगर हमें कोई बर्निंग स्मेल वगैरह आ रहा है तो हम लोग उस केस में अगर हमें डोर भी ब्रेक करने के लिए अगर चांस आता है तो हम लोग वो डोर ब्रेक करके भी जो वहाँ पे जो भी फायर स्टार्ट हुआ है हम लोग उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। कि जैसे आप बोल रहे हो 9 साल का एक आपका एक्सपीरियंस है, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके ट्रेनिंग फेज से लेके आपका पूरा टेन्योर इस पूरे टाइम फ्रेम में, जैसे 15-20 साल पहले का फायर सेफ्टी के जो कुछ भी इक्विपमेंट्स थे और आज के इक्विपमेंट्स, इन सब में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या क्या चीज़ें बदली है, क्या क्या चीज़ों में आपको लगता है सुधार आया है और भी आना चाहिए? जो बेसिक जो मतलब इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी एज अ फर्स्ट एड हम लोग एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं सब जो पुराने टाइम जो था वो प्लंजर मतलब कार्टेज टाइप था, उससे हमें जोर से प्रेस करना होता था तब जाके वो एक्टिवेट होता था। लेकिन अभी जो एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर जो लॉन्च जो है अभी यूज़ किया जाता है वो मतलब इजी टू यूज़ है और हर कोई उसे यूज़ कर सकता है। जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन सबको होना चाहिए कि इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे बेसिक मेथड है उसे यूज़ करने के लिए पास वर्ड याद रखना है और उससे वो हम लोग उस एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके इमीडिएट आग को रिस्पॉन्ड करके उस आग को कंट्रोल में ला सकते हैं। और पुराने ज़माने में जो अपने पास फायर वाटर टेंडर वगैरह थे उसमें जो पंप यूज़ किया जाता था वो लो प्रेशर के थे। लेकिन अभी आजकल जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया उसके हिसाब से जो नया टेक्नोलॉजी आते गए, इवन जैसे हाई राइज बिल्डिंग बढ़ते गए उसके हिसाब से भी फायर सिस्टम में बहुत सारे बदलाव होते गए हैं। अभी जैसे हाई राइज बिल्डिंग अगर बन रहे तो उसके हिसाब से लैडर जो चाहिए हमें फायर फाइटिंग, अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में फायर फाइटिंग करना है तो हम लोग नॉर्मल फायर वाटर टेंडर जो है उससे फायर फाइटिंग करना ईजी हो जाता है। लेकिन जब भी हाई राइज फ्लोर में फायर फाइटिंग करना है तो उसके लिए हमें या उन वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करना है तो अपने पास उतना लैडर चाहिए। तो उसके हिसाब से भी अभी लैडर में डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नया आया है। तो उसके हिसाब से एमनोरा में 2012 में एक 10 CR का TTL व्हीकल यहाँ पे लाया गया था। 10 करोड़ का। Okay. तो उस टाइम उसकी प्राइस थी 10 CR जो 2012 में लाया था उसका जर्मनी वाला। यस सर, जर्मन का है। माइग्रस का कंपनी है वो लैडर का। वो पूरा जो सिस्टम है कंप्यूटराइज बेस्ड व्हीकल सिस्टम है, उसमें सेफ्टी का पूरा फीचर का ध्यान रखा गया है। जैसे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में फायर फाइटिंग करने या रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर विंड का स्पीड ज़्यादा होता है तो अगर 9 मीटर पर सेकंड से विंड का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो उस व्हीकल में अलार्म ट्रिगर होता है। तो हमें एक प्री अलार्म मिलता है कि जिस हाइट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं उस हाइट से हमें थोड़ा नीचे आना है, उसके बाद ही हम लोग फायर फाइटिंग या रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग अगर किसी की जान बचाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें खुद की सेफ्टी इंश्योर करनी होती है, तब जाके हम लोग दूसरों की जान बचा सकते हैं। ओके, तो ये एक एडवांस इक्विपमेंट है आपकी सेफ्टी वाला। अभी फोम मॉनिटर आ गया है। फोम समझो अभी केमिकल एरिया में आग लगा है
तो फोम मॉनिटर करके मतलब टेंडर आए हुए, या आपको BA सेट, समझो अभी BA सेट कैसा है, 1-2 गाड़ी में रहता है, ये BA वैन भी आया में कैसा है, BA सेट रिपलिंग भी कर सकते हैं और BA सेट स्टॉक में रह सकते हैं उसमें, तो BA वैन भी है। या बूम टावर करके मतलब ऐसा टेंडर आया हुआ है अभी, तो वो टेंडर भी मतलब अभी कैसा है, अभी हाई राइज बिल्डिंग है, तो हाई राइज बिल्डिंग है तो ये 16 माले पे या 14 माले पे ऐसा आग लगा है, तो उतना अपना लैडर मतलब जो एक्सटेंशन लैडर है उतना वो जा सकता नहीं, या फायर फाइटिंग वाला जो है वो टेरकेस से जाके उधर फायर फाइटिंग करने में मतलब टाइम लगेगा उसमें, या 10 मिनट या 15 मिनट उसमें जाके जैसे उधर, कि हाँ, अगर अभी के टैंक्स का हाइट अगर मैक्सिमम जा सकता है 17 फ्लोर हाँ, तक, हाँ। और अगर 21st फ्लोर पे अगर आग लगी है तो उनको रेफ्यूजी एरिया में बुलाने के लिए या इजेक्शन के लिए जो कुछ भी टाइम लगेगा इवैक्यूएशन के लिए, हाँ, तो उनको 4 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशंस उनको बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता है। बराबर। और बूम टावर में जो बोल रहा हूँ ना, बूम टावर कैसा है वो टेंडर कि जो पर्टिकुलर जो फायर हुआ है उधर कैसा वो कैच करता है, जो उसमें हिट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर, ऐसा हिट डिटेक्टर मतलब सेंसर लगा हुआ है, और वो कैच करके पानी थ्रो करता है उसमें। एक्चुअली उस केस में मतलब जैसे हम लोग एक्सटिंग्विशर जब भी यूज़ करते हैं तो हम लोग फायर के एट अ बेस के ऊपर एम करना होता है। सेम वैसे ही जो अभी नया टेंडर जितने भी आए मोस्टली क्या होता है रूरल एरिया में वगैरह, इवन सिटी में हमको जो फायर टेंडर है उसके लिए प्रॉपर एक्सेस कभी इतने बहुत सारे जगहों पे नहीं मिलता है कि जहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है वहाँ तक हम लोग फायर टेंडर जो है लेके जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि एक बिल्डिंग की दूसरी साइड में फायर इंसिडेंट हुआ है और हम लोग बिल्डिंग के एक साइड में है और वहाँ से हमें फायर फाइटिंग करना है, तो भी हम लोग वो जो बूम बैरियर जो है वो पूरा एक्सटेंड होके पूरा मतलब जैसे 360 डिग्री रोटेट होता है, ये पूरा पूरा वर्टिकल स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद वो पूरा जो उस बिल्डिंग का जो टेरेस का एरिया वो भी पूरा कवर करके फिर वो बिल्डिंग की दूसरी साइड चला जाता है, और उसमें कैमरा जो डिस्प्ले सेंसर दिया हुआ है तो सेंसर पूरा जहाँ पे हीट का इग्निशन उसे मिल रहा है वो कैच करता है, उसके ऊपर ही वाटर का फ्लो एम करता है। ऐसे नहीं कि हमें डायरेक्ट जाके मैन्युअली भी मतलब एम करना है और तभी जाके वाटर का स्प्रे करना है, ऐसे नहीं। वो ऑटोमेटिक सेंस करेगा कि आग का इग्निशन का बेस पॉइंट कहाँ पे है और वहाँ पे जाके वो डायरेक्ट वाटर का स्प्रे कंटिन्यूस करते रहता है। तो मतलब एक नया अभी एक टेक्नोलॉजी आया, इससे मतलब फायर फाइटर को बहुत सारे मतलब कम टाइम में हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरा है फायर फाइटिंग में मतलब नया अभी ये है QRV मतलब क्विक रिस्पांस व्हीकल, उसमें भी मतलब ऐसा है कि नया इक्विपमेंट है सब, हाइड्रोलिक जैक है, कटर्स है, ये सब मतलब, और बेसमेंट और छोटा ऐसा किया है कि बेसमेंट एरिया में भी जा सकता है, मतलब बेसमेंट एरिया में मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स नहीं जा सकते, कॉम्पैक्ट व्हीकल के हिसाब से। जैसे अभी बारिश के टाइम पेड़ गिरते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उस टाइम भी फायर डिपार्टमेंट को ही बुलाया जाता है। तो फायर डिपार्टमेंट के पास जो रेस्क्यू टूल्स रहते हैं तो पेड़ को हम लोग जो रोड के बीच में जो पेड़ गिरा है उसको कट करके हम लोग इमीडिएट साइड में कर सकते हैं और पब्लिक को मतलब ट्रैफिक क्लियरेंस जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। ओके, जैसे आपका एक डेजिग्नेशन है फायर ऑफिसर, तो लोगों को लगता है कि फायर ब्रिगेड या फायरमैन इन लोगों का काम है सिर्फ फायर के लिए टैकल करना। तो अभी मेरे पास, मैंने अभी मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला था, तो वो वीडियो में एक फायर फाइटर बिल्ली का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को लगता है कि फायर ऑपरेशंस मतलब सिर्फ आग के रिलेटेड ऑपरेशंस होते रहेंगे, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस और फायर ऑपरेशंस, इसके ऊपर आप क्या मेन तो काम जो है फायर फाइटिंग करना वो तो है ही, लेकिन मेन जो रहता है कि किसी की जान बचाना, रेस्क्यू ऑपरेशन उसे कहा जाता है। किसी की जान बचाना सबसे मोस्ट मतलब प्रीशियस जो हमारे लिए काम है वही है, क्योंकि अगर बाकी जो चीज़ें, अगर जो चीज़ जल गई हम लोग उसे बाद में खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन की जो लाइफ है एक बार वो डेथ हो गया तो हम लोग उसे वापस नहीं ला सकते। तो सबसे मेन प्रायोरिटी जब भी फायर कॉल आता है तो फायर फाइटिंग टीम का वही काम रहता है कि अंदर कौन लोग फंसे हुए हैं या नहीं वो कंफर्म करना होता है। अगर जो अंदर फंसे हुए उनको रेस्क्यू करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग का, लेकिन जो भी प्राणी है तो उनको भी रेस्क्यू करना वो फायर फाइटिंग टीम का काम है। जैसे अगर कैट हो गया, चाहे डॉग अगर कहीं पे फंसा हुआ है, अगर कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि जो केबल के तार से उसमें कौवा अटक गया या दूसरा और कोई सा पंछी अटक गया, वो भी फायर फाइटर टीम का काम है कि उसे जाके रेस्क्यू करना है। तो टेक्निकलिटीज़ में अगर जाए तो जब भी फायर वार्निंग्स आती है या कुछ और ऐसी घटना घटती है तो उस टाइम पे लोगों को बोला जाता है कि स्टेयर केस का इस्तेमाल करें। तो उस स्टेयर केस में ऐसा क्या होता है जिसके लिए उसके ऊपर अभी बहुत से अपार्टमेंट्स में 2 से 3 स्टेयर्स होता है,
तो उनमें से एक के ऊपर लिखा होता है फायर सेफ्टी या फायर स्टेयरकेस, उसका और नॉर्मल स्टेयरकेस में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल स्टेयरकेस होता है उसमें देखिए जो विंडो होता है वो ओपन रहता है ताकि आपको जो ऑक्सीजन कंटिन्यूस मिलते रहना चाहिए और वहाँ पे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो जिसको अगर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर में जो लोग रहते हैं जिसको एक्सरसाइज करना है, वो नॉर्मल स्टेयरकेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड जो है फायर एग्जिट स्टेयरकेस, उसमें ऐसा सिस्टम जो दिया हुआ है, जब भी फायर क्रिएट होता है तो उस टाइम ज़्यादातर स्मोक होता है वहाँ पे, तो उस स्मोक से ही ज़्यादातर लोगों की डेथ होती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जब भी फायर कॉल होता है तो हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्टेयरकेस से नीचे आना है। लेकिन जो स्मोक है वो स्टेयरकेस में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो जो फायर एग्जिट स्टेयरकेस है उसमें जो डोर यूज़ किया जाता है वो फायर रेटेड डोर है, वो मैक्सिमम 2 आवर्स तक फायर को कंट्रोल करता है और उसमें एक विजन ग्लास दिया जाता है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आप 10वें फ्लोर पे हो और फायर इंसिडेंट मान लीजिए 7th फ्लोर पे हुआ है, आपको नीचे जाना है ग्राउंड फ्लोर पे एट सेफ असेंबली पॉइंट। तो जब भी आप नीचे जाओगे तो आपको मतलब जब आप पैनिक हुए रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन से फ्लोर पे बाहर एग्जिट हो रहे हो। तो आप जिस भी फ्लोर पे बाहर एग्जिट हो रहे हैं तो वो आपको इंश्योर करना है कि वो जो जिस फ्लोर में मैं बाहर एग्जिट कर रहा हूँ वो सेफ है या नहीं, वो आप विजन ग्लास से आप कंफर्म कर सकते हो। और उस स्टेयरकेस के अंदर टेरेस के ऊपर एक प्रेशराइज फैन दिया जाता है, वो पूरा जो एटमॉस्फेयर में फ्रेश एयर है कलेक्ट करके पूरा स्टेयरकेस के अंदर एक शाफ्ट दिया रहता है। और हर फ्लोर में जैसे एसी का ग्रिल होता है वैसे डैम्पर्स हर फ्लोर में दिया जाता है ग्रिल्स। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूस आपको फ्रेश एयर मिलते रहता है। तो जो भी लोग ऊपर से टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहते हैं उनको ब्रीदिंग के लिए फ्रेश एयर कंटिन्यूस मिलते रहेगा। और उस स्टेयरकेस के अंदर जो प्रेशर रहता है वो 50 पास्कल प्रेशर रहता है। जो नॉर्मल अपना एयर का प्रेशर रहता है वो 30 to 35 पास्कल तक रहता है। तो अपना स्टेयरकेस के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण कभी भी स्मोक स्टेयरकेस के अंदर नहीं आएगा। अगर इवन हम लोग स्टेयरकेस का डोर भी ओपन करते हैं तो स्मोक कभी अंदर आएगा नहीं, क्योंकि अपना स्टेयरकेस के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण कभी स्मोक अंदर आएगा नहीं और हम लोग इजीली ग्राउंड फ्लोर तक आ सकते हैं। तो इसके लिए उस स्टेयरकेस प्रेशर सिस्टम उसे कहा जाता है। तो इनकेस ऑफ फायर इमरजेंसी हम लोग इसका इस्तेमाल करके जो भी लोग वहाँ पे उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। जैसे बोला ये स्टेयरकेस में भी है स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन सिस्टम, जैसे बेसमेंट में भी है बेसमेंट एयर वेंटिलेशन सिस्टम, वो भी सेम मतलब काम करता है, फ्रेश एयर भी रहता है उसमें और धुआं सक करने के लिए मतलब वो एक्सल फैन जो लगाता है वो सक करके बाहर धुआं। एक्चुअली बेसमेंट में क्या होता है, हम लोग कार पार्किंग अभी बहुत सारा जो कार पार्किंग दिया जाता है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम ऑलरेडी होता है। तो स्प्रिंकलर जब भी फायर अगर कार में फायर इंसिडेंट हो जाता है तो स्प्रिंकलर जो है जब 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। स्प्रिंकलर ऑन होने के बाद आग बुझ जाएगी, उसके बाद जो है वहाँ पे जो स्मोक है उसे तो बाहर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बेसमेंट एयर वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन सिस्टम में जो एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेके पूरा स्टेयरकेस के अंदर प्रेशराइज करता है, वही फैन यहाँ पे सिर्फ वाइस वर्से काम करता है। जो अंदर का जो स्मोक है उसे कलेक्ट करके वो बाहर करने का काम करता है। और उसमें जब अगर हम लोग पूरा स्मोक जो है बाहर कर देंगे उसके बाद हमें फ्रेश एयर भी लगेगा, तो उसके लिए भी फ्रेश एयर का फैन दिया होता है। तो हम लोग उसे ऑन करके पूरा फिर बेसमेंट के अंदर फ्रेश एयर चार्ज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना अवेयरनेस होना चाहिए फायर सेफ्टी को लेके? क्योंकि जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में बोला था कि कुकिंग से हुआ या दिन की शुरुआत हम जैसे पूजा से करते हैं तो वहाँ पे दिया, हर जगह पे आग यूज़ होने ही वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? जैसे कि हम जब पहले बात कर रहे थे तो आपने एक इंसिडेंट बताया जब लैपटॉप ब्लास्ट हो गया या फ़ोन रात भर चार्जिंग को लगा, फ्रिज को हफ्ते में एक बार 2 से 3 घंटा ऑफ रखना ज़रूरी होता है। ये हालांकि लोग नहीं करते, पर फिर भी क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मेन जो है रीज़न मतलब अनअटेंडेड कुकिंग के कारण ज़्यादातर फायर इंसिडेंट क्रिएट होते हैं। और मेन दूसरा है कि जो घर के अंदर हम लोग हाउसकीपिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अगर किचन एरिया है अपना, वहाँ पे हमें न्यूज़पेपर स्टोर नहीं करना है। इवन हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके जो कार्टून्स है वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है। और जो मैच बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो बच्चों से के हाथ में नहीं आना चाहिए। और जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर पीरियोडिक सर्विसिंग होना चाहिए। जैसे अगर वॉशिंग मशीन हो गया, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे अपना ऑफिस रहता है, इसके लिए वॉशिंग मशीन बंद रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग पूरा जो वीक का जो कपड़ा है पूरा एक ही दिन में हम लोग धोने की कोशिश करते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। अगर उसकी कैपेसिटी 6 kg है 8 kg है तो उसके हिसाब से हमें उसके अंदर कपड़े डालने चाहिए। और इवन वॉशिंग मशीन जो भी है वो भी कंटिन्यूस नहीं रन करना नहीं चाहिए। हम लोग हफ्ते में उसे 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर मोटर के ऊपर भी लोड नहीं आएगा। और जो घर के अंदर जो प्रॉपर वायरिंग जो है
हम लोग जो एक्सटेंशन बोर्ड भी अगर मार्केट से परचेस करके लाते हैं वो भी ISI मार्क होना चाहिए। लोकल कौन सा भी एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन हम लोग जब एक्सटेंशन बोर्ड परचेस करते हैं तो आपका किस रिक्वायरमेंट के लिए आप उसे परचेस करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो शॉपकीपर रहता है उससे आपको बताना चाहिए 100%। क्योंकि अगर मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे नॉर्मल अपना मोबाइल चार्ज करना है, उसके हिसाब से आप एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हो और आप उसके ऊपर अगर आयरन यूज करने जा रहे हो तो शॉर्ट सर्किट उसमें होने के चांसेस है ओवर हीट के कारण। तो जो भी आप एक्सटेंशन बोर्ड यूज करना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो प्रॉपर उसका आप यूज आप पहले कंफर्म कीजिएगा कि वो किस यूज के लिए आपको लाना है। उसके बाद ही आप लोग उसके हिसाब से ही वो एम्पियर और वोल्टेज के हिसाब से आपको लाके उसका यूज करना चाहिए। ओके। तो सबसे फर्स्ट है बेसिक की जो फर्स्ट एड यूज करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। क्योंकि इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जो ऑक्यूपेंट वहाँ पे रहते हैं वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो अपने पास जो फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है उससे हमें फायर फाइटिंग करना होता है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगा टीम तब तक हम लोग बिगिनिंग ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए। अभी जैसे ये बोल रहा है कि अमनोरा में क्या हो रहा है कि समझो बाई चांस आग लग गया अमनोरा में कौन से भी फ्लैट में कौन से भी, तो वो एक्सटिंग्विशर जो है लॉबी एरिया में या उसके टेरकेस एरिया में इधर भी है, तो वो कुकिंग की वजह से हुआ या लॉबी में किधर भी उसने देख लिया तो एक्सटिंग्विशर यूज कर सकता है। तो इसलिए अमनोरा में ऐसा बड़ा इसका मतलब कौन सा भी आग लग इंसिडेंट नहीं हुआ है। और जो सिस्टम है हमारा 9 टाइप का सिस्टम है अमनोरा में, वो सब हमारा वेल मेंटेन है। और जो फायर फाइटिंग टीम है वो भी मतलब वेल ट्रेन्ड है, ट्रेनर और जो मतलब रिस्पांस उनका अच्छा है। जो अलार्म कॉल आया या सिटीजन ने किसने फोन किया तो तुरंत वो 5 या 10 मिनट्स में उधर जाके वो सेक्टर पे या टावर में जाके रिस्पांस कर रहे हैं। इसकी वजह से मतलब अमनोरा में ऐसा कौन सा जैसे फॉल्स अलार्म भी आता है आपके पास कि अगर दिन में आपके पास 100 से 200 कॉल आ रहा है, जैसे आप लोगों ने बोला कि 8,000 या 9,000 कुछ तो यहाँ पे रेसिडेंसीज है, 8,623 फ्लैट्स अभी मतलब पोजीशन हो गया है। ओके। तो इतने फ्लैट्स में अगर अभी लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे कभी ना कभी वास्तु शांति हुआ या कुछ पूजा हुआ तो वहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञ की वजह से स्मोक होता है, वहाँ पे हीट बढ़ने की वजह से भी कुछ अलार्म्स आ सकता है, कभी कभी गैस लीकेज के भी इशू होते हैं। तो ये फॉल्स अलार्म जो होते हैं उसको आप कैसे टैकल करते हो? तो मेन जो है कि हम लोग इसे फॉल्स अलार्म नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिटेक्टर है वो उसका प्रॉपर काम कर रहा है। उसका काम है कि जैसे स्मोक होगा वो सेंस करना है और हमें इंफॉर्मेशन देना है कि इस फ्लैट में या इस लोकेशन में स्मोक हो रहा है, जाके चेक करना है। तो अगर हमने भी सिटीजन से मतलब रिक्वेस्ट किया हुआ है और उनको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैसेज भी सर्कुलेट किया हुआ है, अगर आप आपके घर में पूजा या यज्ञ करना चाहते हो तो एक दिन प्रायोरिटी पहले हमें इन्फॉर्म कर लीजिए 101 पे कि आपके घर में ए टाइमिंग से लेके ए टाइमिंग तक पूजा है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंसर है सिर्फ आपके पर्टिकुलर फ्लैट का जो डिटेक्टर जिस रूम में आप कर रहे हो उतने टाइम के लिए बंद करके रख सकते हैं। और जो डिटेक्टर ऑन हो रहा है, जो आप जैसे अभी बता रहे कि फॉल्स अलार्म मतलब जो दिन में 200 कॉल आ ही जाते हैं मिनिमम, तो फॉल्स अलार्म नहीं है। मेन क्या होता है कि जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं या पूजा करते हैं तो जो कंटिन्यूस स्मोक अगर उस डिटेक्टर को मिल रहा है तो वो ट्रिगर होगा ही होगा। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो है अनअटेंडेड कुकिंग के कारण डिटेक्टर ट्रिगर हुआ है, मतलब गैस ऑन किया है और अभी आज ज्यादातर हम लोग मोबाइल के ऊपर बिजी रहते हैं। अगर किसी का फोन आया, अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो गैस ऑन ही रहता है और फोन पे बात करते करते हम लोग बेडरूम में चले जाते हैं या गैलरी में जाते हैं या लिविंग रूम में, तो हमें याद नहीं रहता इवन अगर टीवी देख रहे कि गैस हमारा ऑन है। वो पूरा मतलब जो चीज कोई मतलब एक बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, कोई चावल पका रहा है, तो पूरा जल जाने के बाद मतलब वो पता चलता है उनको कि यार मतलब मेरा गैस ऑन था। या जब फायर स्टेशन से उनको कॉल जाएगा कि सर आपके फ्लैट में स्मोक हुआ है, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तब उनको याद आता है कि हाँ मेरा गैस ऑन है। कोई ऐसा है कि ऑफिस में चले जाते हैं और गैस ऑन ही रहता है, तो उस केस में भी हम लोग जाके वो गैस का नॉब वगैरह बाहर से, या अगर पॉसिबल हुआ उन्होंने पासवर्ड शेयर किया तो हम लोग अंदर जाके भी नॉब बंद कर सकते हैं ऐसा। तो इस इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मेरे चैनल का नाम बिहाइंड द सायरन है, इस बिहाइंड द सायरन का आपके लिए मतलब क्या है? बिहाइंड द सायरन मतलब जब एक नॉर्मल मेंटेलिटी हुआ है कि फायर डिपार्टमेंट को कुछ काम नहीं रहता है जो मतलब हमें सबसे मतलब सुनने का जो कॉमन सब लोग रिप्लाई देते हैं, लेकिन जब सायरन बजता है तब सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि यार किधर तो कुछ तो इमरजेंसी हुआ है, इसके लिए
फायर ब्रिगेड का व्हीकल वहाँ पे जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो है जैसे कि फायर होने के बाद जो एक्टिविटी करनी होती है, लेकिन हम लोग इसमें प्रायोरिटी रखते हैं कि फायर होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए जैसे अभी जो आज का कैंपेन है और जो बाकी जनरल अवेयरनेस है, जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी क्या करना होता है उसके बारे में, और जो सिस्टम है उसे मेंटेन कैसे रखना है, उससे हमें कैसे बेनिफिट कंटिन्यूस मिलते रहेगा। जो अलार्म मतलब फायर ट्रिगर होने के पहले हमें उसके बारे में अलार्म मिलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यूस उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं कि वो अलार्म जो सायरन है वो बजने की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए हम लोग 24/7 वर्क करते रहते हैं। जैसे अभी ये बोला कि सायरन नहीं बजना चाहिए, इसलिए मतलब अमनौरा में क्या हो रहा है कि जो 9 सिस्टम है अमनौरा का, वो फायर डिपार्टमेंट मतलब अभी जैसा बाकी लोग बोलते हैं कि फायर गवर्नमेंट का रहने दो या प्राइवेट रहने दो, फायर डिपार्टमेंट को काम नहीं है। लेकिन अमनौरा फायर डिपार्टमेंट ऐसा है, फायर फाइटिंग नहीं है या रेस्क्यू नहीं है, उसको ये 9 सिस्टम है वो मेंटेन करना है। ओके, मतलब वो उसका अलग काम है, फायर फाइटिंग भी करना है और रेस्क्यू भी करना है और 9 हाँ। सिस्टम मेंटेन करना है। यानी इसके मेंटेन है, इसकी वजह से बड़ा फायर मतलब इंसिडेंट अभी क्रिएट नहीं incident होते। हुआ नहीं। ओके, मतलब जैसे मैनेजमेंट की तरफ से अभी जो उनके सेमिनार में बोला था कि एक नंबर ऑफ एक्स लैक्स अमाउंट आपको पूरे साल के बजट के लिए लगता है, तो मुझे लगता है कि आपके उसी सारे साल भर के काम की वजह से आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आपके जितने भी कॉल्स हैं वो नहीं है, तो इस सब का श्रेय आप ही लोगों को जाता है। और जिस तरह से आप लोगों ने अमनौरा सिटी को मेंटेन करके रखा है विथ फायर सेफ्टी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहाइंड द सायरन पे आज का हमारा ये पहला इंटरव्यू था और ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।